नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ्स एंड लोगेरिथम। बेसिक मैथ्स एंड लोगेरिथम। बेसिक मैथ्स में सबसे पहले मैं लूंगा नंबर सिस्टम। देखो, बेसिक मैथ्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैथ्स में हम वो चीजें पढ़ने वाले हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अप टू 10th क्लास, है ना। 10वीं क्लास तक आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हुई हैं, उन्हीं चीजों को, छोटे छोटे कंसेप्ट जो बहुत ज्यादा काम आएंगे हमारे, उन चीजों को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। उन चीजों को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। और लोगेरिथम आप लोगों के लिए नया है। लोगेरिथम आप लोगों के लिए नया है, तो लोगेरिथम को भी हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम में डेफिनेशंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हुए आपको एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। एक चार्ट बनाऊंगा नंबर्स का। जो नंबर सिस्टम में आपके जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, उन सभी को मैं चार्ट के फॉर्म में आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से देखें और समझें। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं आपकी क्या होती हैं? इन संख्याओं को क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर जो काउंट करने के लिए काम में आता है। देखो, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये समुच्चय क्या बनता है? 1 2 3 ऐसे ही संख्याएं आती हैं। ऐसे ही संख्याएं आती हैं। तो प्राकृत संख्याएं आपकी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक भी आप बोल पाए। इन संख्याओं को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या, जो आपकी काउंटिंग के काम आती है। जो आपकी काउंटिंग के काम आती है। किससे प्रदर्शित करते हैं इसके समुच्चय को? कैपिटल एन से। इसी के बाद हम बात करते हैं किसकी? पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। क्लियर? देखो, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या बन जाती है? इन प्राकृत संख्याओं में मैं जीरो ऐड कर दूं। मैं जीरो ऐड कर दूं, इस समुच्चय में मैं जीरो भी डाल दूं, तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। इनको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से देखो, पूर्ण संख्याएं क्या बन जाएंगी? 0 1 2 3 ऐसे ही चलेगा। इस समुच्चय को क्या बोला जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोला जाता है। ये होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और ये होते हैं आपके होल नंबर। ये आपके होते हैं होल नंबर। देखो, इनके बाद मैं बात करता हूं पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक, पूर्णांकों की बात कर लेते हैं। इन्हें बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर। देखो, अब जो पूर्णांक होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए या तो कैपिटल आई का यूज करें या फिर कैपिटल जेड का आप यूज करें। कैपिटल आई या कैपिटल जेड। अब देखो, इंटीजर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्लस प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप। प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप कैसे? देखिए, इस समुच्चय को मैं लिख रहा हूं -2 -1 0 1 2, ये चलेगी। देखो, ये पूर्ण संख्याएं आई पूरी। ये क्या लिख दिया हमने? पूर्ण संख्याएं। और ये देखो, माइनस में किसका माइनस रूप आ रहा है? प्राकृत संख्याओं का माइनस रूप, नेगेटिव रूप। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएंगी आपकी? पूर्णांक। ये क्या बन जाएंगे आपके? पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद में बात करूं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याएं भी आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं यहां से बात करता हूं। देखो, छोटे छोटे से एक दो पॉइंट बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी। क्लियर है? बात समझ आ रही होगी। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण में आ रही है क्या? आ रही है। पर जीरो ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है। सिमिलरली, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होंगे। ये जो नेगेटिव है वो इसमें नहीं आ रहे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो, जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ से निकल के आई? कहाँ से आई? पूर्ण संख्याओं से। पूर्ण संख्याएं कहाँ से आई? पूर्णांकों से। ऐसा आया हुआ है नहीं। ये देखो, ये जो बात कर रहा हूँ ना मैं, ये समझने के लिए सिर्फ। देखो, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों में है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है। ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। वैसे ही ये तीनों जो होंगी, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्याएं, कैसी होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। सभी पूर्णांक, पूर्ण तथा प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। क्लियर? परिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखता हूँ। परिमेय संख्याओं के लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। ये तीनों अगर सेटिस्फाई करेगा तो परिमेय है,
अदरवाइज नहीं होगा। देखो सबसे पहला p बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा है। सेकेंड q नॉट इक्वल टू 0, जो हर भाग होगा, हर भाग जो होगा वो कैसा होना चाहिए, अशून्य, 0 के समान ना हो। तीसरा p एंड q, ये जो p और q दोनों होंगे वो होने चाहिए क्या, पूर्णांक। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, p तथा q पूर्णांकों से संबंधित हो, पूर्णांकों से संबंधित हो। दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। देखो एक छोटी सी बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे को दिया जाता है एग्जाम्पल रूट, क्या रूट 2 परिमेय है, नहीं है। हम जानते हैं ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये कैसी है, अपरिमेय संख्या, आप लोग जानते हैं। अब ये अपरिमेय क्यों है, ये अपरिमेय क्यों है, देखो जब 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इसको अपरिमेय प्रूव करने के लिए आप p बाई क्यू के बराबर मानते हैं इसको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते हैं। ये सब तरीका बड़ा सा तरीका होता था जो 10th क्लास में पढ़ते थे। पर मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर बात करूँ तो ये तीनों पॉइंट मुझे चेक करने हैं परिमेय होने के लिए। तो देखो क्या मैं इसे p बाई क्यू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या q 0 है, नहीं है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन चेक करें, p और q कैसे होना चाहिए, इंटीजर, क्या p इंटीजर है, क्या p इंटीजर है, नहीं है। कंडीशन वायलेट हुई मतलब ये परिमेय नहीं होगी, मतलब ये कैसी होगी, अपरिमेय होगी। बात समझ में आई होगी। ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, परिमेय की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। इसके बाद परिमेय से ऊपर आती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। देखो इन्हें आप रियल नंबर्स भी बोलते हैं, रियल नंबर। ये रैशनल होती है, रैशनल नंबर, क्लियर, ये रैशनल। अब देखो जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। देखो परिमेय को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से, और अपरिमेय को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Q डैश से, Q डैश से, Q डैश से। वास्तविक को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। देखो अब वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट हुए, अपरिमेय, परिमेय। परिमेय से ये सब निकली, परिमेय से ये सब संख्याएं। चार्ट में इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए बात, और ऐसे तरीके से याद रखेंगे आप तो बिल्कुल आसान हो जाएगी चीजें, है ना भाई। देखो अब परिमेय हम समझ चुके, अपरिमेय की मैं बात करता हूँ, अपरिमेय की मैं बात करता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय ना हो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय ना हो क्या होंगी, अपरिमेय। जो परिमेय ना हो क्या हो जाएंगी, वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव भाग, जैसे मैं बात करूं 2.212, ये बार लगाते हैं। बार लगाने का मतलब क्या होता है, फिर से 212 आएगा, फिर से 212 आएगा, तो ये क्या हो रहा है, दशमलव भाग रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, रिपीटिंग, रिपीटिंग। और नॉन, ओ सॉरी, नॉन रिपीटिंग, ये रिकरिंग तो यही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका दशमलव भाग खत्म ना हो, कहीं भी जाके रुके नहीं, वो अनंत तक चले, वो अनंत तक चले, तो दशमलव भाग चलता ही रहे। अब दशमलव भाग चलेगा, ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो, ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो। वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाई। पाई का मान क्या होता है, 3.14179, ऐसे चलता है, ये रिपीट होता जाता है, रिपीट नहीं होता है और ना ही समाप्त होता है, ना ही रिपीट होता है ना ही समाप्त होता है। तो ये जो पाई होगा ना, ये कैसी संख्या आ गई, अपरिमेय। पाई कैसी संख्या आ गई, अपरिमेय। मैं बात करूँ 3.14, 22/7, ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी, ये होंगी परिमेय, ये होंगी परिमेय। और पाई कैसा है, अपरिमेय। अपरिमेय के और एग्जाम्पल लिखने हैं आपको, √2, √3, √5, √2+1, ये सब कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये सब कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। बात समझ में आई होगी क्या, ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब देखो, अब देखो मैं आगे डिवाइड कर रहा हूँ
पूर्णांकों को, मैं पूर्णांकों को आगे लेके चलता हूँ, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये सब चीजें समझनी है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको पता नहीं है तो वो लिख लें साथ में, वो चीजें आप साथ में लिख लें। देखो पूर्णांकों को ले रहा हूं मैं, पहले मैंने लिया यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक मैं सिर्फ मैं वो चीजें पकड़ूंगा जो पॉजिटिव है। ये धनात्मक पूर्णांकों को आई प्लस से भी हम लिखा करते हैं। ये आई प्लस क्या समुच्चय बन जाएगा, 1 2 3, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। दूसरा मैं बात कर लूं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक को मैं लिखता हूँ आई नेगेटिव से, और ये हो जाएंगे क्या, सिर्फ ऋणात्मक भाग आएगा इसमें, -2 -1, और ये पंच सभी नेगेटिव संख्या, नेगेटिव पूर्णांक, उन्हें क्या बोला जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। अब अधनात्मक ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक ना हो, धनात्मक ना हो, पूर्णांकों में से धनात्मक पूर्णांक हटा दे, तो बाकी ये सब जो बचे ना, ये कैसे होंगे, अधनात्मक। ये सब कैसे होंगे, अधनात्मक, -2 -1 0। देखो यहाँ पे क्या आया, ऋणात्मक पूर्णांकों में 0 शामिल हुआ, तब ये क्या बना, अधनात्मक। वैसे ही मैं बात करूं अऋणात्मक, अऋणात्मक अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांकों में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव को छोड़ के सारे 0 1 2 3, ये सब क्या बन जाएंगे, अऋणात्मक पूर्णांक। देखो ये और ये सेम है, पूर्ण संख्याएं और अऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और अऋणात्मक पूर्णांक कैसे हैं, सेम है। दोनों कैसी क्वांटिटी, दोनों कैसे हैं, सेम है। बात क्लियर होगी। अब मैं बोलूं अऋणात्मक पूर्णांक या मैं बोलूं पूर्ण संख्याएं, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। देखो ये चारों डेफिनेशन आपको, चारों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिखेगा धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है, वहां पे हम 0 को कंसिडर नहीं करते हैं। अधनात्मक की बात होगी तो हम ऋणात्मक प्लस 0 को कंसिडर करेंगे, अऋणात्मक की बात होगी हम 0 प्लस पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे। बात क्लियर है, ये चीजें आप याद रखें। आगे आगे चार्ट को ऐसा का ऐसा ही आपको बनाना है भैया ना, चार्ट को ऐसे ही आप बनाए। अब देखो इंटीजर का फर्दर बाइफरकेशन, मैं इंटीजर को आगे डिवाइड करता हूँ। ये देखो यहाँ से निकली आपकी सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। क्लियर। अब देखो सम संख्याएं आप जानते हैं जो 2 से विभाजित हो, संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, या फिर मैं बोलूं पूर्णांक जो 2 से विभाजित है। अब यहाँ ध्यान रखें, सम संख्याएं जो भी होंगी ना, वो कहाँ से निकली होंगी, पूर्णांकों से निकली होंगी। वो कहाँ से निकली होंगी, पूर्णांकों से। अब देखो बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, देखो जनरली कंफ्यूजन कहाँ आता है, मैं कई बच्चों से पूछता हूँ कि -2 सम है, -2 क्या सम है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सम संख्याएं नेगेटिव भी होती हैं क्या, क्या सम संख्याएं नेगेटिव भी होती हैं क्या। तो आपको ध्यान रखना है, सम संख्याएं कहाँ से निकली हैं, पूर्णांकों से। तो सभी पूर्णांक सम संख्याएं होंगे, मतलब सभी पूर्णांक जो भी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, जो भी पूर्णांक 2 से विभाजित होंगे वो क्या होंगे, सम संख्याएं डिवाइड बाय 2, जो 2 से विभाजित होती हैं। इनके समुच्चय को अगर मैं लिखूं तो 0 +-2 +-4 +-6, ऐसे ही चलता जाएगा। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, पूर्णांक जो 2 से विभाजित ना हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो +-1 +-3 +-5, इसी प्रकार से चलता जाएगा। ये पूर्णांक हो गए। देखो चार्ट को आपको एज इट इज बनाना है, चार्ट को आपको ऐसे ही कॉपी करना है, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। और मेरा ये सब बनाने का मतलब यही है। देखो पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्णांक पूर्ण प्राकृत सभी कैसी होंगी, परिमेय होंगी। ये सब पॉइंट में अलग से नहीं लिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आएगा, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आएगा। परिमेय की डेफिनेशन आप याद रखें, 3 पॉइंट, जनरली आप ये 2 पॉइंट ही याद रख पाते हैं, तीसरा पॉइंट हम भूल जाते हैं। तीसरे पॉइंट से ही आप डायरेक्टली बोल पाते हैं कि आपका जो रूट होता है ना भाई, वो कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल नंबर के लिए आप याद रखें नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा, ना तो खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा, ना तो उसका अंत होगा और ना ही पुनरावृत्ति होगी। क्लियर, फटाफट से बनाए। आगे मैं
इन जो प्राकृत संख्या है इनको डिवाइड करने वाला, लिखें। देखते हैं आगे में प्राकृत संख्याओं को फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स को देखो, इनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। इधर मैंने लिया अभाज्य संख्याएं, इन्हें बोला जाता है प्राइम नंबर। भाज्य संख्याएं इन्हें बोला जाता है कंपोजिट नंबर। और मैंने एक को अलग रखा है यहाँ पे, 1 इकाई, इसे हमने अलग रखा है। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी अभाज्य संख्याएं है ना, वो कहाँ से निकली है? प्राकृत से। भाज्य संख्या है वो कहाँ से आई है? प्राकृत से। चलिए अब अभाज्य संख्या की डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन आप आराम से लिखें, मैं बोल रहा हूँ। वह प्राकृत संख्या जिसके दो भिन्न भाजक हो, भिन्न को अंडरलाइन करें, प्राकृत को अंडरलाइन करें। वह प्राकृत संख्या जो जिसके दो भिन्न भाजक हों, एक भाजक 1 तथा दूसरा भाजक संख्या स्वयं हो। एक भाजक 1 तथा दूसरा भाजक संख्या स्वयं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कुल मिला के बात क्या हो, प्राकृत संख्याओं से निकलेंगी ऐसी प्राकृत संख्या जिसके दो भिन्न भाजक हो। अब प्राकृत संख्याएं लिखनी है तो प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं क्या होती है, 1 2 3 यही चलती है क्या? तो मेरे को समझ में डायरेक्टली आ गया होगा कि ना तो जीरो आएगा और ना ही नेगेटिव आएगा। और कई बार बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है। देखो मैं बोलूँ -1, क्या -1 अभाज्य है? तो बच्चों को जो डेफिनेशन होती है ना याद, वो डेफिनेशन में जनरली याद क्या रखते हैं? जिनके दो भाजक हों, एक खुद और एक खुद संख्या और एक, यही डेफिनेशन याद रखते हैं, एक संख्या खुद और एक। तो मैं बात करूं, देखो -1 से भी विभाजित है और 1 से भी विभाजित है, तो संख्या 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है, तो ये कैसे होनी चाहिए? अभाज्य। पर मैंने पहले से ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया, या पहले से ही हमें पता है कि जो अभाज्य संख्या है वो कहाँ से आई है? प्राकृत से। तो ये तो प्राकृत ही नहीं थी, ये तो प्राकृत ही नहीं है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करने का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है। बात समझ आई होगी। अब देखो इसमें मैं बनाता हूँ अभाज्य संख्या 2 3 5 7 ऐसे ही चलेंगी, ये इनका समुच्चय बन जाता है। जब मैं 2 की बात करूं तो ये सिर्फ ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, सही है। और देखो सिर्फ सम अभाज्य संख्या, एक ही सम संख्या है जो कैसी है? अभाज्य। वो क्या है? 2। इस पॉइंट पे लेके बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, इस पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आपको ध्यान रखना है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। बात समझ में आई होगी। भाज्य संख्याओं की बात करें, भाज्य संख्याओं की मैं बात करता हूँ सॉरी, एक और पॉइंट इधर मिस कर दिया मैंने, एक और पॉइंट आप इधर लिख सकते हैं ना भाई। देखो जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी ना, अभाज्य संख्याएं वो इस रूप में होंगी, 6n+1 या फिर 6n-1। जो भी अभाज्य संख्या होगी आपकी, और मैं बात कर रहा हूँ 3 से बड़ी अभाज्य संख्याएं 6n+1 या 6n-1 के रूप में होती है। देखो 6n+1 का मतलब क्या है? 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 और इधर या -1 का मतलब होता है 5, मतलब देखो आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं लेंगे ना, किससे बड़ी? 3 से बड़ी, अगर उसमें 6 का भाग लगाएंगे तो शेषफल या तो 1 मिलेगा या -1 मिलेगा। चलिए 3 से बड़ी 5 में 6 का भाग लगाए, 5 में 6 का भाग लगाए, शेषफल 5, 7 में लगाए, शेषफल 1। चलो आगे बात कर लेते, 11 13 17 19 लगाए भाग,
5 1 5 1। तो मतलब आप क्या बात करेंगे, जो भी आपकी अभाज्य संख्या होगी उसमें अगर 6 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। बात क्लियर हुई होगी। पर ये जरूरी नहीं है कि किसी भी संख्या में अगर मैंने 6 का भाग दिया, शेषफल अगर 1 आ जाता है तो वो जरूरी नहीं है अभाज्य हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे मैंने लिया 25, अब 25 को 6 से विभाजित करें, शेषफल क्या आएगा 1, पर ये अभाज्य तो नहीं है, ये अभाज्य तो नहीं है। मतलब मेरा बोलने का मतलब आप समझे, जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी ना उनमें अगर 6 का भाग देते हैं तो शेषफल या तो 1 आएगा या 5 आएगा। परंतु ये जरूरी नहीं है कि किसी संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल 1 या 5 आता है तो वो अभाज्य हो। बात समझ में आई होगी। उल्टा सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। बात क्लियर हुई होगी। ये हुई बात किसकी, अभाज्य संख्याओं की। अब भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्याओं की मैं बात करूं, भाज्य संख्याएं क्या होंगी। भाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक भाजक हों, 3 या 3 से अधिक भाजक हों, 3 या 3 से अधिक भाजक हों, है ना भाई। 3 या अधिक अधिक भाजक हों, जिनके 3 या 3 से अधिक भाजक हों। बात क्लियर हुई। अब देखो इसके लिए मैं लिखूं तो देखो सबसे छोटी 4, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 6 8 10 ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही बनती जाएंगी। बात क्लियर है भाई। ये सब कैसी आ गई भाज्य संख्याएं। अब मैं बात करूं मैंने 1 को अलग क्यों कर दिया, 1 को आपने अलग क्यों कर दिया। देखो इसकी डेफिनेशन थी दो भिन्न भाजक, एक खुद और एक संख्या, एक खुद और एक संख्या, खुद है ना भाई, एक खुद और एक एक, एक खुद संख्या और एक एक हो। पर देखो एक की मैं बात करूं तो एक खुद का भाजक होगा और एक भी इसका भाजक होगा। पर ये भाजक कैसे होने चाहिए थे, भिन्न होने चाहिए थे। तो ये दोनों भिन्न तो नहीं है, भिन्न नहीं है तो ये अभाज्य नहीं है। और भाज्य के लिए तो 3 या 3 से अधिक भाजक होने चाहिए, पर इसका तो एक ही भाजक मिल रहा है, इसका तो एक ही भाजक आ रहा है एक। इसलिए इसको हमने क्या किया, अलग किया। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को एक पॉइंट भी लिखाया जाता है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से उसी चार्ट में ये भी आगे आप ऐड कर लें, उसी चार्ट में ये भी आगे ऐड कर लें। दो छोटी छोटी डेफिनेशन और है, मैं वो भी लिखा रहा हूँ आपको। पहली परिभाषा, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। मैं बोल रहा हूँ आप डेफिनेशन लिखिएगा भाई। सह अभाज्य संख्याएं, है ना। चलिए, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं इन्हें बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। परिभाषा लिखें आप सह अभाज्य की। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा। यह जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य हो, जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य हो। ब्रैकेट में लिखा, जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य हो। ऐसी प्राकृत संख्याएं, ये दो लिख लें, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, ब्रैकेट में लिखा, जरूरी नहीं है वो अभाज्य हो, जिनका जिनका मसप, जिनका मसप एक हो, HCF, जिनका मसप एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में होगी मुझे। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं उठानी है जिनका मसप क्या है, जिनका मतलब क्या है एक, HCF क्या हो एक, HCF क्या हो एक, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी सहअभाज्य। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे मैं लिखूं 2 और 3, संख्या कैसी होनी चाहिए, प्राकृत होनी चाहिए। 2 और 3 HCF, HCF क्या आया 1। मैं बात करूं 3 5, 3 4, 5 7, क्लियर, 3 8, ये सब क्या है सह अभाज्य। ये दोनों सह अभाज्य, ये दोनों सह अभाज्य, ये दोनों सह अभाज्य। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, सह अभाज्य के। बात समझ में आई होगी आपको। अब इसी में मैं एक आगे पॉइंट लिखता हूँ, पॉइंट लिखे आगे, पॉइंट लिखे, दो क्रमागत
प्राकृतिक संख्याएं, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होंगी। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होंगी। बात कर लेते हैं क्रमागत संख्याओं की, 4 5 6 7 11 12। देखो HCF 1 HCF 1 HCF 1, तो कोई भी दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं आप लेंगे ना तो वो कैसी होंगी, सह अभाज्य होंगी। अगला पॉइंट इसी के अंदर, दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होंगी। दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होंगी। एग्जाम्पल देखें, ये देखें दोनों अभाज्य थी, कैसी आ रही है, सह अभाज्य भी आ रही है। ये देखें कैसी आ रही है, सह अभाज्य भी आ रही है। तो ये एग्जाम्पल आप उसमें लिख सकते हैं। तो सह अभाज्य आपको क्या याद रखना है, देखो सह अभाज्य में क्या याद रखना है, नंबर कैसे होंगे, नेचुरल होंगे। दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, और उनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखें, युगल अभाज्य संख्याएं, युगल अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। इनके डेफिनेशन लिखें। दो अभाज्य संख्याएं युगल अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो अभाज्य संख्याएं युगल अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनका अंतर दो हो। देखो मुझे क्या लेनी है, दो अभाज्य संख्या लेनी है इस बार जैसे मैंने बोला A और B ये कैसी हो, ट्विन प्राइम। तो सीधी सी बात है ना भाई, इनका जो डिफरेंस आएगा ना A माइनस बी, वो कैसा आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और A और B दोनों कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, दोनों अभाज्य होनी चाहिए। दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएंगे, युगल अभाज्य संख्या। देखो एग्जाम्पल में लिख लो इनका, जैसे मैंने लिया 3 5, दोनों का अंतर 2, 5 7 9 तो है ही नहीं हमारा, 9 तो होगा ही नहीं, 11 13 17 19 29 31। तो ऐसे जो पेयर बनेंगे जिनका अंतर क्या है, 2 आए, वो क्या कहलाती हैं, युगल अभाज्य संख्याएं। एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, देखिएगा अब जो युगल अभाज्य संख्याएं होंगी ना, उनके मध्य जो संख्या बैठेगी, जैसे 5 और 7 के मध्य 6, 11 और 13 के मध्य 12, यहाँ 18, यहाँ 30, जो भी संख्या इनके मध्य बैठेगी वो 6 से विभाजित होगी। इसके अलावा इस पेयर के अलावा जो भी संख्या युगल अभाज्य संख्याओं के मध्य बैठेगी वो किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। ये भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। इसके अलावा, है ना भाई, इसके अलावा कोई सा भी पेयर लें, उनके मध्य जो भी संख्या बैठेगी वो 6 से विभाजित होगी। ये बात समझना ही होगी आपको, लिखें फटाफट से।